आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आप सभी को पता है जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है जिसमें आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके लिए उपहार के तौर पर है, यानी आपके लिए गिफ्ट दिया है जैकबोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 4 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है और उनमें से एक तो आपका मैप वाला क्वेश्चन आएगा, यानी सिर्फ केवल 3 ही क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे देते हो, बाकी बचा हुआ एक जो प्रश्न है ना, वो मैप वाला क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में ही आपका हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा टाइम जिस तरीके से आप इन 3 क्वेश्चन में लिख कर टाइम दोगे, उस तरीके से इसमें आपको टाइम नहीं देना होगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वैसे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, और केवल 2 बुक से ही आपको तैयारी करना है, केवल 2 बुक से। उसके अलावा दुनिया का कोई भी गेस्ट पेपर, उस पेपर कुछ खरीदना नहीं है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर नए हो, वीडियो जल्द ही आएगी। बस क्वेश्चन जो है ना वो करवा लेते हैं, और 5 सेट का तो मॉडल पेपर 100% तैयार हो रहा है, जल्द ही उसका भी वीडियो आएगा। और जो जनवरी में टेस्ट लेने वाले हैं, जनवरी में आपका किस डेट से हम लोग लाइव सीरीज हम लोग करने वाले हैं, उस पर भी हम लोग सारा अपडेट देंगे। इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी कोर्स या फिर कोई भी पैसा वगैरह 1 रुपया नहीं लेता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। आप वीडियो को देखिए और समझिए किस तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। 43 नंबर क्वेश्चन होगा, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करेंगे। देखिए, कई सोर्स के माध्यम से यहां पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लाया हूं। चाहता तो टफ लैंग्वेज में 1 घंटे के अंदर में ही मैं आपको वीडियो बनाकर दे देता, लेकिन इसको लाने में तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे का समय लगा है। अगर आपको विश्वास करना है तो विश्वास कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो सबसे पहले आपको यहां पर उत्तर लिखना होगा। उत्तर लिखने के बाद इसका परिभाषा लिखिएगा। यहां पर सबसे पहले ऊपर में क्या लिखिएगा, इस जनसंख्या वृद्धि वाले जो वर्ड है ना, इसको लिख दीजिएगा। यहां ऊपर में लिखने के बाद इस तरीके से ऐसे दे देना है, उसके बाद फिर एक अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद नीचे से आपको ये परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा यहाँ पर देखिए, किसी दिए हुए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी दिए हुए समय में या फिर किसी समय अंतराल में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, याद रखिएगा आकार लिखना बहुत ही जरूरी है। तो आकार में अगर परिवर्तन हो जाता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की यह वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि किसी 10 साल में अचानक जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, या फिर हो सकता है अगले 10 साल में अचानक जनसंख्या कम हो गई। तो ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। कुछ विकसित राष्ट्रों को छोड़कर, कुछ जो विकसित राष्ट्र है, ठीक है, उनको छोड़कर विश्व के सभी राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि में सकारात्मक या फिर धनात्मक प्रवृत्ति मिलती है। यानी जितने भी विकसित देश है, विकसित राष्ट्र है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी देश है, विकासशील देश, जैसे हमारा भारत देश, पाकिस्तान हो गया, और भी बहुत सारे देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, यानी धनात्मक प्रवृत्ति मिल रही है। आगे यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में हुए प्राकृतिक वृद्धि। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। द्योतक का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना या फिर रिप्रेजेंट करना। तो उसको हम लोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में दिए गए समय में जन्मों, यानी मान के चलिए 10 साल में कितने लोग जन्म लिए, उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उसी 10 साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। किसमें? जन्म लिए हुए लोगों में और जिनकी मृत्यु हुई। अगर यहाँ पर दोनों में अगर हम लोग माइनस करते हैं और घटाने के बाद अगर बराबर हमें प्लस में मिलता है सारा कुछ, तो समझिए कि वह वृद्धि हुई जनसंख्या की। अगर वही चीज हमें माइनस में मिलती तो समझिए कि उसमें नकारात्मक वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि घटी है। ये हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो घटक है वो आपका जन्म दर, उसके बाद आता है मृत्यु दर, उसके बाद आता है प्रवास। अब इसकी व्याख्या करते हैं पूरे डिटेल से। यहाँ पर देखिए, जन्म दर किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है बर्थ रेट। ध्यान से समझिएगा। 1 वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या को ही प्रदर्शित करता है ये जन्म दर। यानी अगर इसका परिभाषा आपको लिखना होगा, जन्म दर किसे कहते हैं, तो 1 वर्ष में 1000 लोगों में जितने बच्चे जीवित हैं, जितने बच्चे जीवित पैदा हुए, 1000 में मान के चलिए 900 बच्चे होंगे, या फिर 800 होंगे, या 700 होंगे, जितने भी है वही कहलाता है जन्म दर। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में वृद्धि करती है। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो, तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जन्मों की जो संख्या है वह मृतकों की संख्या से अधिक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उस टाइम में जो जनसंख्या वो वृद्धि करेगी। आगे हम लोग देखते हैं मृत्यु दर।
यानी डेथ रेट। यह एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हमने जन्म दर में क्या देखा कि एक वर्ष के भीतर में 1000 लोगों में जन्मे लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि मृत्यु दर में एक वर्ष में 1000 लोगों में मृतकों की संख्या को ही प्रदर्शित करता है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में कमी ला देता है, क्योंकि मृतकों की संख्या क्या होता है, अगर ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, घटेगा जनसंख्या दर। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, इसके आकार में और घनत्व में दोनों में कमी ला देती है। यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाती है। अगर किसी कारण से किसी वर्ष के दौरान मृतकों की जो संख्या है वो जन्मों की संख्या से अधिक हो जाती है तो उस समय क्या होता है, कुल जनसंख्या में कमी हो जाती है। यानी लोग ज़्यादा मरेंगे और जन्म कम लेंगे तो ऑब्वियसली जनसंख्या में कमी आना तय है। अब हम लोग समझते हैं प्रवास, यानी इसको बोलते हैं माइग्रेशन। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास कहते हैं। याद रखिएगा, प्रवास भी कई टाइप से होते हैं। इसके बाद आगे आपको मिलेगा मानव प्रवास, इसके बाद आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अलग अलग परिभाषा भी होता है, ठीक है, अलग अलग प्रवास का। तो ये मत लिख दीजिएगा कि वही सेम है तो उसका परिभाषा यहाँ पर आप घुसेड़ दीजिएगा। प्रवास अलग चीज़ होता है, तो वही यहाँ पर सटीक परिभाषा है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण, यानी कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जनसंख्या है। जैसे किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत ही घना है, किसी राज्य में जो है जनसंख्या कम है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर इसका वितरण अलग अलग है एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अगर झारखंड राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, मान के चलिए दूसरे राज्य में झारखंड से अगर लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ की जनसंख्या घट जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इसके वितरण में प्रभावित करता है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि यह आवागमन तथा प्रस्थान, आवागमन यानी प्रस्थान कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दोनों ही स्थानों के जनसंख्याकिक आंकड़ों को प्रभावित करता है, यानी जनसंख्या के आंकड़ों को प्रभावित करता है। अगर लोग झारखंड से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी और यहाँ की जनसंख्या घट जाएगी, यानी दोनों राज्यों को प्रभावित कर रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। प्रवास आंतरिक देश के भीतर यानी देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के बीच में हो सकता है, ठीक है। प्रवास कहीं भी हो सकता है, देश के भीतर भी होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक देश से दूसरे देश में। लेकिन जो आंतरिक प्रवास होता है उसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जनसंख्या के आकार की बात हो रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पूरे भारत में अगर कोई झारखंड से किसी दूसरे राज्य में अगर जा रहा है तो पूरे भारत की जनसंख्या उतना ही होगा, कोई इसमें प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस जगह जितना घनत्व था जनसंख्या का, इस जगह जितना घनत्व था जनसंख्या का, दोनों के जगह का जो घनत्व है वो कम बेसी हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण या फिर घनत्व को प्रभावित करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। इस तरीके से आप अपने नोट्स में इसको सारा उतार लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, जिसमें कच्चे माल से नए नए सामान का निर्माण होता है, नए नए चीज़ों का निर्माण होता है। फैक्ट्री आप एक वर्ड में समझ जाइए। तो फैक्ट्रियों को या फिर उद्योगों के स्थानीयकरण मतलब उसको बैठाना, उद्योग को कहीं भी स्थापित करना, तो उसके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी किसी भी फैक्ट्री को अगर हम लोग कहीं पर लगा रहे हैं तो किस किस मुद्दे पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस किस पॉइंट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से कारक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला आपका बाजार होगा। बाजार को लिखने के बाद क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी फैक्ट्री में जो भी सामान का उत्पादन हो रहा है उसके लिए अगर वह बाजार की व्यवस्था पहले से नहीं सोचते हैं और पैदा करने के बाद यानी जो माल निर्माण होता है उसको बनाने के बाद अगर सोचेंगे कि हम कहाँ बेचेंगे तो समझिए उसका माल भी बर्बाद हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाजार। बाजार से अभिप्राय क्या होता है, उस क्षेत्र से होता है जहां तैयार माल की मांग हो, यानी जो माल आपने बनाया है उसकी मांग होनी चाहिए और वहां के निवासियों में भी उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर झारखंड राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट्री कहीं पर खोल दिया जाए जहाँ पर BMW कार सिर्फ बनता है, तो एकदम पूरा कार बन ही रहा है उस फैक्ट्री में, उस उद्योग में, तो क्या उसको कोई खरीद सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का भी निर्माण करना है जो उस बाजार में बिक सके, लोग उसको खरीद सके अपनी क्षमता के अनुसार। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, कच्चे माल की प्राप्ति। उद्योगों के लिए कच्चा माल किसे कहते हैं? जैसे कि एक चीनी वाला फैक्ट्री है जहाँ पर चीनी बनता है, तो उसको कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, यानी गन्ने से गुड़ चाहिए,
यानी उसको गुड़ चाहिए, और गुड़ किससे बनता है? गन्ना। तो कहीं ना कहीं गन्ना एक कच्चा माल है, तो इसकी भी आवश्यकता उसको होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। यानी ऐसे जगह पर उद्योगों को विस्थापित करना चाहिए जो आसानी से उसको मिल जाए, उसको आने जाने में, यानी परिवहन का मतलब हो गया उसको किसी गांव से फैक्ट्री तक ले जाने में आसानी से लाया जा सके। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होने वाले उद्योग हैं, यानी जो भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, उसको कच्चे माल के सामने ही लगाना चाहिए। जैसे कि चीनी की फैक्ट्री है तो गन्ने वाले क्षेत्र में ही आपको लगाना चाहिए, ताकि वहाँ के जो किसान है वह तुरंत आपको परिवहन के द्वारा आपको वहाँ पर सारा सुविधा दे सके, उसको पहुँचा सके फैक्ट्री तक। इसके बाद ये सारा कुछ आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। यहाँ पर देखिए तीसरा में जरूरी नहीं था कि शक्ति के साधन ही लिखना था, यहाँ पर ऊर्जा के साधन एक अच्छा वर्ड हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ये भी एक कारक है स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर शक्ति की जगह पर आप ऊर्जा भी लिख सकते हो। देखिए इसको कैसे डिफाइन करना है, वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति या फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है शक्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। यानी ऐसे फैक्ट्री जिसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको उसके सामने ही लगाना चाहिए। जैसे कि किसी फैक्ट्री में अगर कोयले से ऊर्जा वहाँ पर इस्तेमाल होती है तो कोयले वाले एरिया में ही उस फैक्ट्री को स्थापित करना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री या फिर उद्योग। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट, श्रम आपूर्ति। श्रम का मतलब होता है काम करने वाले लोग, लेबर, मजदूर। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटरों के बढ़ते उपयोग, यांत्रिकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया लचीलेपन के कारण उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है ये सारा लाइन, कि अभी क्या होता है कि कंप्यूटरों से हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे फैक्ट्री को कंट्रोल कर लेते हैं, आधा से ज़्यादा मशीन को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी खुद से वो सारे मशीन चलने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि श्रमिकों की सहायता ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है, यानी इस पर ज़्यादा हम लोगों को निर्भर नहीं रहनी पड़ती है। फिर भी फैक्ट्रियों में औद्योगिक विकास के लिए उचित वेतन पर सही श्रमिकों का महत्व आज भी बना हुआ है। मजदूरों के बिना किसी भी फैक्ट्री को स्थापित करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आगे देखिए 5 नंबर, परिवहन एवं संचार की सुविधा। परिवहन का मतलब होता है सामान को एक जगह से या फिर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा। संचार का मतलब होता है, अगर मान के चलिए आपने फैक्ट्री में कोई भी सामान बनाया है, उस सामान के लिए आपको प्रचार भी करना है, यानी इसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भी पहुंचाना है कि फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें बनती है, तो उसके लिए बाजार व्यवस्था के लिए आपको सारा एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा, यानी सूचना का आदान प्रदान भी करना होगा। तो ये सारी सुविधा भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक या फिर बाजारों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं उद्योग को अवस्थित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। यानी अगर जो भी कच्चा माल है उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए यातायात की यानी परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, और फिर इस कच्चे माल के द्वारा जो भी माल तैयार होता है उसको फिर बाजार में ले जाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण कारक है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए भी संचार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आगे देखिए छठवां जो पॉइंट है आपका, सरकारी नीति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है ना, तो आज के टाइम में इसमें फंस जाता है, क्योंकि सरकार की जो नीति है इसमें बहुत घुसखोरी या फिर बोला जाए भ्रष्टाचारी हर एक तरीके से लोग घिर जाते हैं, जिस कारण से गरीब व्यक्ति फैक्ट्री या फिर उद्योग को स्थापित नहीं कर पाता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि लोग गांजे की फैक्ट्री लगा दे या फिर कोई नशीले पदार्थ का उद्योग लगा दे, तो उस समय सरकार की नीति सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि सरकार उस उद्योग पर, उस फैक्ट्री पर कार्रवाई कर सके। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण कारक है। सरकारी नीति में उद्योगों के अवस्थीकरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। बस आपको इतना लिख देना है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को लॉक करने के लिए पैराग्राफ छोड़ के आप लिख सकते हो, उपयुक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। के बाद एक नंबर भी अगर कोई एग्जामिनर आपका काट दिया ना, तो उस पर केस ठोक दिया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप खुद से दिमाग लगाओ ना, तो खुद से भी इसके क्वेश्चन का उत्तर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आओगे। बस दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में, शांत स्वभाव से सारा आंसर आपको लिखना चाहिए। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर देखिएगा, ग्रामीण बस्तियों के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। मतलब गांव के लोग जीवन जीने के लिए जमीन से रिलेटेड ही काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, ठीक है, ये सारे काम ग्रामीण बस्तियों के निवासी करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं क्या है, इसके बाद हम लोग नगरीय बस्ती की विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट पर, ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। तो बस आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना है, हमको विश्व के बारे में नहीं बताना है सर, ठीक है, तो ये वाला नहीं लिखिएगा, ये ओवर आंसर दे दिए हैं, यानी ग्रामीण
बस्ती का जनसंख्या का आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ग्रामीण बस्तियों का व्यवसाय क्या होता है? कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पालना जैसी प्राथमिक व्यवसाय जीविकोपार्जन का सर्वप्रमुख स्रोत है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ना, जरूरी नहीं यही वर्ड को लिखिए, मेरी बातों को सुनिए और उसी को लिख डालिए। यानी गांव के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना तथा मछली पालन करना है। और ये सारे काम प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर में आते हैं, उसी से ग्रामीण बस्ती के लोग अपनी जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। तो ये भी लिखोगे ना तो नंबर जिंदगी में नहीं कटेगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यह सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था को देखने से मिलता है। कहने का मतलब है जो गांव के लोग हैं ना, जैसे पुराने परंपरा में जिस तरीके से लोग जी रहे हैं उसी तरीके से ये लोग भी जीते हैं। गाँव के लोगों को देखिएगा कि जो कपड़े उनके माँ बाप पहनते थे, धोती कुर्ता या फिर जो भी पुराने कपड़े या फिर जो संस्कृति के कपड़े उनके पूर्वज पहनते थे, वही कपड़े ग्रामीण लोग ही पहनते हैं। और शहर के लोगों में क्या होता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, जो भी नया फैशन देखा उसको पहन लेते हैं। तो ये अंतर होता है गाँव में। आगे देखिए, ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का कम विन्यास देखने को मिलता है। गाँव के लोगों को जो भी बेसिक सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं उनके पास पहुंच नहीं पाती है और उसी तरीके से वह जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर नगरीय बस्ती को देखते हैं। ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहाँ के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर न रहकर वह अन्य सेवाओं जैसे कि निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। यानी शहर के लोग ग्रामीण के रहने वाले लोगों के जैसे नहीं कि वह भूमि पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि ये फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, परिवहन यानी वाहन वगैरह में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, ये सभी क्षेत्र में ये काम करते और अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। अब हम लोग ग्रामीण बस्तियों के जैसा नगरीय बस्तियों की विशेषताओं को देखेंगे। तो देखिए, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा ना, जैसे आप ग्रामीण बस्तियों के सारे विशेषताओं को लिखिएगा तो उसी तरीके से उसके अपोजिट कर दीजिएगा सारे नगरीय बस्तियों की विशेषताओं को। बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको लिखना है। नगरीय बस्तियों में गैर कृषिगत कार्यों को प्रमुखता मिलती है, यानी नगरीय बस्तियों में खेतीबाड़ी के कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा जितने भी काम होते हैं जो दूसरे और तीसरे सेक्टर में आते हैं उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम आकार अलग अलग होता है। यानी अगर कोई गाँव में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ गई 50 साल में, 100 साल में या 200 साल में, और अचानक उसकी जनसंख्या 5000 हो जाती है तो वह भारत के दृष्टि से एक नगर की न्यूनतम हो गई। यानी भारत देश में अगर 5000 जनसंख्या हो जाती है किसी भी गांव का तो वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या का आकार कहलाता है। आगे यहाँ पर देखिए, नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च घनत्व, त्वरित गतिशीलता, जटिल श्रम विभाजन तथा तीव्र सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से, उच्च घनत्व की दृष्टि से, गतिशीलता यानी आने जाने में जो गतिशीलता है, शहरों में क्या होता है कि आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए भी वहाँ पर यातायात की सुविधा मिल जाएगी, यानी आपको गाड़ी, टेम्पो वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, जबकि गांव में 5 किलोमीटर भी लोग पैदल चलते हैं। ये सारे तरीके से दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, नगरीय बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक विकास देखने को मिलता है। यानी जो शहर वाले बस्ती है, नगर वाले बस्ती है, वहाँ पर जो भी बेसिक सुविधा है ना वो वहाँ पर उन लोगों को तुरंत मिल जाती है, जबकि गाँव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन में प्रवास को डिटेल से बताया था तो उसके आंसर को भी आप लिख सकते हो या फिर यहाँ पर जो उत्तर है उसको भी लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। प्रवास एवं प्रवासी शब्द की परिभाषा दे, भारत के लोगों के प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करे। देखिए, कारक पूछे या फिर कारण पूछे तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों में यही उत्तर लिखना है। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत में जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करे, तो दोनों में यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको प्रवास लिखना होगा और प्रवास का परिभाषा क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के स्थानांतरण को ही प्रवास कहते हैं। यानी एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, स्थान को बदलते हैं, उसी को ही प्रवास कहा जाता है। अवधि की दृष्टि से प्रवास 2 तरह का होता है, एक अस्थायी होता है, दूसरा अस्थायी होता है। अवधि कहने का मतलब है समय के दृष्टि से, यानी परमानेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह वह वहां जाकर रह गए ना, उसको कहते हैं अस्थायी। और अगर 4 साल 5 साल रहकर फिर वापस उसी जगह पर आ गया तो उसको कहते हैं अस्थायी। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पर क्या पूछा जाता है, स्थानीय पता या फिर अस्थानीय पता, तो वही चीज है। यानी आप परमानेंट जहां पर रह रहे हो उस पता को स्थायी पता बोला जाता है। तो वही 2 प्रकार आपका प्रवास का, स्थायी और अस्थायी है। आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रवासी के प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक, या फिर ये भी इस आंसर में लिख सकते हो कि प्रवास होने के जो कारण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्या क्या कारण है, बेहतर सुविधाएं। अगर मान के चलिए आप जिस राज्य में रहते हो वहाँ पर आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए
और किसी दूसरे राज्य में वो सारी सुविधाएं मिल रही है, तो क्या आप उस राज्य में रहोगे? बिल्कुल भी नहीं रहोगे, वहां से आप दूसरे राज्य में प्रवास कर जाओगे। तो बेहतर सुविधाएं भी, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण भी लोग प्रवास करते हैं। जैसे कि कुछ लोग दूसरे स्थानों पर अच्छी सुविधाओं के कारण अपने स्थान को छोड़कर प्रवास करते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, इसी तरीके से आपको पॉइंट में लिखना है आंसर। सुरक्षा, कुछ लोग सुरक्षा कारणों से भी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाते हैं। जैसे कि एक ऐसा स्थान है जहां पर चारों तरफ से जंगल झाड़ है, वहां पर जानवरों की खतरा बनी रहती है, या फिर इसके अलावा और सारी चीज़ों की भी खतरा वहां पर बनी रहती है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए कहीं दूसरे जगह भी आप चले जाओगे, प्रवास कर जाओगे। तीसरा कारण नगरीय सुविधाएं। ऐसा आप लोग जरूर सुने होंगे कि लोग गाँव में रहने वाले जो लोग थे वह शहरों में चले जाते हैं। किस लिए? कि उनको बेहतर रोजगार के अवसर मिले और उनको अच्छे से शिक्षा का भी अवसर मिले, जीवन का जो दशा है ना वह बेहतर हो सके, इसलिए वह प्रवास करते हैं, नगरीय सुविधाओं की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या आपका, सांस्कृतिक सामाजिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक ऐसा एरिया है, देखिए मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। अब वहां पर एक हिंदू आकर बस गया, मान के चलिए वो पहले से ही रह रहा है, ठीक है, बसा नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगेगा, अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक सुविधा उसको नहीं मिल रही है, ठीक है। वहां पर मस्जिदें हैं, वहां पर लोग मुस्लिम तरीके से रीति रिवाज अपना निभाते हैं। हालांकि भारत में इसको भी अधिकार है सारा कुछ करने का, लेकिन इसको कंफर्टेबल नहीं होता है। इसको कम से कम ज़्यादा समूह में अगर यहाँ पर मिल जाएंगे हिंदू समाज के लोग तो इसको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस लगेगा, तो इसलिए यह दूसरी जगह जाएगा जहाँ पर इसके समाज के लोग, इसके समाज के संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये भी एक कारण होता है प्रवास करने वाला, उसको अगर सुविधाएं मिल जाती है तो वह प्रवास कर जाएगा। आगे देखिए, गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे आदि भी लोगों के प्रवास का कारण है। मान के चलिए कहीं पर किसी राज्य में ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है और कई दिनों से हो रहा है, ठीक है, जिस कारण से उसको वहाँ पर रहने में बहुत असुविधाएं हो रही है, तो वह एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करेगा। और कोई प्राकृतिक आपदा भी अगर किसी जगह आता है, जैसे एक ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा भूकंप वगैरह आती है या फिर समुद्र के किनारे बाढ़ वगैरह आती है, तो वहाँ पर उस कारण से भी क्या हो सकता है, लोग प्रवास कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको याद कर लेना है जा रहा हूँ, ताकि सारे पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं परिवहन होता क्या है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार वर्णन करें। तो परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जी हाँ, किसी भी चीज़ को, चाहे वो पत्थर हो या फिर कोई इंसान हो या फिर गधा हो या फिर जानवर हो या फिर घोड़ा हो या फिर लोहा हो, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन वाले साधन में, जैसे कि कोई कार गाड़ी या फिर कोई ट्रक गाड़ी, उसमें अगर एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं, उसी को कहते हैं परिवहन। तो ये हो गया परिवहन। इसके बाद संचार क्या होता है? संचार का मतलब होता है अगर अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचाते हैं किसी भी माध्यम से, टेलीफोन से, मैसेज से या फिर ईमेल से, इंटरनेट से, अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसी को कहा जाता है संचार। अब यहाँ पर दोनों की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें या फिर, तो ये दोनों चीज़ों के बिना यानी संचार और परिवहन के बिना बिल्कुल ठप हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, किसी भी देश के समुचित यानी पूरा विकास परिवहन एवं संचार के साधनों को आधार माना जाता है। परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है एवं संचार के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए वर्तमान समय में परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियां हैं। यानी आज के टाइम में, जैसे ये धमनियां का मतलब क्या होता है, जैसे आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके शरीर का नस, वो सारे नसों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नस होता है ना, वो होता है आपका धमनी। आप धमनी को काट कर देखिएगा किसी भी शरीर के अंग में, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, काटिएगा नहीं, आप जिंदा नहीं बचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये धमनियां होती है। तो उसी तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए ये एक धमनियों का काम करता है। अगर ये जहां हटा, जहां ये कटा, तो समझो अर्थव्यवस्था चौपट। विभिन्न कारखानों में उत्पादित वस्तुएं परिवहन के माध्यम से हमारे पास पहुंच पाता है। विभिन्न कारखानों में जो कारखाने होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उसमें जो भी चीज़ उत्पादन होता है वो सारे वस्तुएं परिवहन के द्वारा ही ना हमारे पास पहुंच पाती है। अगर आज हम कलम चला रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो वो कलम और कॉपी कहीं ना कहीं किसी कारखाने से ही हमारे पास आई होगी। तो परिवहन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए, एवं कच्चे माल को भी परिवहन के माध्यम से ही कारखानों तक पहुंचाया जाता है। कच्चे माल, जैसे कि अगर कोई कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके लिए कच्चा माल बांस है, तो वो बांस किससे पहुंचता है? डायरेक्ट अपने गांव से थोड़ी ना फेंक देते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री में पहुंच जाता है। इसको कहीं ना कहीं हम लोग गाड़ी में लाद करके इसके बाद फिर हम लोग फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे आपका भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग तथा पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। यानी भारत में परिवहन के लिए किसी भी सामान को, चाहे लिक्विड पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये सारे रास्ते बने हैं। यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर जल मार्ग या फिर वायु मार्ग या फिर पाइपलाइन, जिससे पेट्रोल वगैरह सारा कुछ आना जाना होता है। अब बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे आना जाना होता है, बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को सुगम बनाने के लिए रज्जू, अब ये रज्जू क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रज्जू मार्ग का विकास किया जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये एक पहाड़ है और ये इधर दूसरा पहाड़ है, बीच में नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ता कैसे बनेगा, या अगर नदी नहीं भी है तो छोटे छोटे यहाँ भी पहाड़ है, तो इस तरीके से यहाँ पर रास्ता बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोहे के तार से बहुत मजबूत होती है, यहाँ फिट किया जाता है और यहाँ फिट किया जाता है, और यहाँ पर एक ट्रॉली के जैसा इस तरीके से बॉक्स रहता है, यहाँ पर इधर गुड़कता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। तो इसी मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रज्जू मार्ग। जैसे आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो कि परिवहन एवं संचार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं मैप वाले क्वेश्चन। मैप वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके उत्तर अगर जानते होंगे आप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन को देखिएगा और इसके आंसर को आप जान रहे हो कि ये चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है, ये राज्य कहाँ पर है, वो देश कहाँ पर है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसके उत्तर को देने में और 5 नंबर लेकर घर चले आइएगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपके मॉडल पेपर में 5 जगहों के नाम को मेंशन करने के लिए बोला गया है इस वर्ल्ड मैप में, यानी संसार मानचित्र में। सबसे पहला बोला गया है अलास्का। अलास्का कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप उत्तरी अमेरिका वाला, यानी संसार मैप में अगर आप देखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका है ये वाला, इसके इस साइड में ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है अलास्का, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे आपको ट्रिक बनाना है। उत्तरी अमेरिका ये यहाँ पर है, या फिर आप इसके नीचे देख सकते हो प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर आपका अलास्का, यानी सबसे किनारवा वाला जगह वाला जो चीज़वा है वो है आपका अलास्का। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, तो अब मैक्सिको की खाड़ी किसे कहेंगे, सबसे पहले समझिए कि यह आपका समुद्री इलाका है। खाड़ी किसे कहते हैं कि 3 तरफ या फिर चारों तरफ से अगर कोई भी ऐसा एरिया, जमीनी एरिया जो समुद्र से घिरा हुआ हो और वह एक तरफ से जमीनी एरिया से घिरा हुआ हो, तो उसी को कहते हैं खाड़ी। तो ये वाला जो छोटा छोटा यहाँ पर एरिया जो दिख रहा है, यही आपका मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जापान। तो सबसे पहले आप सभी को पता है ये आपका भारत है, इसके इधर में ये वाला आपका चीन है ना, ये वाला आपका चीन है। तो इधर वाला ये जो आपको जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से जो दिख रहा है ये आपका जापान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केप टाउन। अच्छा, केप टाउन क्या है, तो केप टाउन आपका दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होगा, यानी ये निचला वाला जो हिस्सा है यही वाला होगा दक्षिण अफ्रीका। इसी जगह पर आपको चिन्ह लगा देना, जिस तरीके से ऐसे चिन्ह लगाया होगा ना, ऐसे इस तरीके से आपको तीर का निशान लगाकर और यहाँ पर लिख देना होगा केप टाउन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुंबई। सभी को पता है कि मुंबई कहाँ पर है, मुंबई भारत के इस साइड में, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, मुंबई आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। इसकी राजधानी जो महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आप एरो दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा मुंबई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु दे दीजिएगा इस तरीके से। तो मैंने सारा क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये जो वर्ल्ड वाला जो मैप है जिसमें विश्व के जितने भी प्रमुख देश है, इसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैंने एनालिसिस कर लिया है पूरे तरीके से किस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा ब्लू प्रिंट मिलेगा। बस आप लोग बिंदास रहिए, मैं सारा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।